नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए दुमका में विदेशी महिला के साथ हुए दुष्कर्म के सवाल, झारखंड लोकसभा के सीट शेयरिंग एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के सवाल पर जवाब दिया। साथ ही कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने भी सीट शेयरिंग पर अपना बयान दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि दुमका की घटना में दोषी पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। वहीं लोकसभा सीट शेयरिंग के विषय में कहा कि ये बहुत जल्द हो जाएगा, फॉर्मूला के लिए आगे बैठक होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर कहा कि यहाँ आदिवासी वन अधिकार अधिनियम से वंचित किया है, यहाँ कोई गारंटी नहीं चलने वाली। यहाँ का आदिवासी को वन अधिकार अधिनियम से वंचित किया है और फिर कोलांचल के बिल लाया। पहले एक सीमा रहा था, इतना दिन तो किसी को नहीं दिया जाए। ये अब चलते रहेगा, हम देख रहे हैं उसमें हमारा सीट शेयरिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगा, 2-3 किलोमीटर में। अभी है तो फिर बैठेंगे, उसके बाद ना फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो यही हाल सेशन में जब उधर से फिर बैठेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता ने लोकसभा सीट शेयरिंग के विषय पर कहा कि इस विषय पर हमारी तैयारी पूरी कर ली गई है। लिस्ट आने शुरू हो गया, मेरी सीट शेयरिंग हो गया है। हमारा सीट शेयरिंग हो चुका है, आधा दर्जन से ऊपर लोगों का नाम भी हो चुका है। और भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे। वहीं झारखंड से 11 उम्मीदवारों की नाम की घोषणा की गई है। वहीं संभवतः 3 सीट चतरा, धनबाद और गिरिडीह एनडीए घटक दल के लिए रखा गया है। जिन 11 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, उसमें रांची लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद संजय सेठ का नाम शामिल है। पार्टी के द्वारा झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्र में से 11 लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन विधायक सहित उम्मीदवारों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हजारीबाग से लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार की घोषणा के बाद मनीष जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हम केंद्र नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहेंगे कि उन्होंने हजारीबाग से हमारे प्रति आस्था रखा है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का बयार बहता है और ऐसे में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवारी में चुनाव लड़ने मैं जा रहा हूं। विकसित भारत का संकल्प और केंद्रीय नेतृत्व का कार्य मुझे अवश्य वहां से जीत दिलाएगा। अधूरे कार्यों का संकल्प लेकर मैं चुनावी मैदान में उतरूंगा। क्या कहेंगे सर? क्या कुछ कहिएगा, आपको मौका दिया जा रहा है। सबसे पहले तो प्रदेश के नेतृत्व का, केंद्र के नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने मुझ पर आस्था रखा है, हजारीबाग लोकसभा का कैंडिडेट मुझे बनाया है और जिस उम्मीद के साथ ये दायित्व मुझे दिया गया है, पूरा कोशिश करूँगा कि ये दायित्व जो है ये सीट हम लोग जीत करके दें। हम लोगों ने, अगर आप इतिहास देखिएगा उसका, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद रहे हैं वहाँ से सब ने हजारीबाग को आगे ले जाने का काम किया है। और आज के दिन में अगर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे बयार बहता है। तो ऐसे बैकग्राउंड में मैं वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी का जो काम, विकसित भारत का संकल्प और पूर्व के सांसदों का, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जो पुण्य और प्रताप रहा है, उसमें मेरी जीत पक्की रहेगी। वहीं झारखंड के राजमहल से 2 बार के विधायक रहे अनंत ओझा का कहना है कि वर्तमान प्रधानमंत्री को देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के आधार को लेकर 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और केवल कार्यकर्ता ही नहीं, देश की जनमानस की भी आकांक्षा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो संकल्प दिया है 400 पार का, वो 400 पार का लक्ष्य पूरा करें। और उसी क्रम में झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह कमल फूल को आधार मान करके पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इस बार
झारखंड के बोकारो से भाजपा विधायक सह मुख्य संचेतक विरोधी दल बिरंची नारायण का कहना है कि झारखंड लोकसभा की 11 सीटों पर उम्मीदवारों की जो घोषणा हुई है उन्हें हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं ये 11 सीट पर हमारी जीत सुनिश्चित होगी और भाजपा के सारे कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर प्रत्याशियों को जिताने में लग जाएंगे। बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं, जिनको जिनको टिकट मिला है बहुत बधाई दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जिन 11 लोगों को टिकट झारखंड से मिला है वो 11 की 11 सीटें हम लोग जीतेंगे और एक कार्यकर्ता के नाते जितना बन पड़ेगा मैं भी और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर सारे प्रत्याशियों को जिताने में लग जाएंगे। वहीं चंदन क्यारी के भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का कहना है कि जिन भाजपा के 11 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है उनके हाथों फिर एक बार कमल खिलेगा और हमारा लक्ष्य एनडीए गठबंधन के साथ 400 पार का होगा। बहुत बधाई शुभकामना है। अपने बीच के माननीय विधायक हैं। 11 कमल कौन लेकर के मोदी जी को जाएगा 370 के पार करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितनी है और 400 के ज़्यादा एनडीए की सीटें जो जितनी है वो आज तय हो गई है। मेरी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं मैं आप सबके माध्यम से यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 14 की 14 लोकसभा सीटें हम लोग जीतेंगे और 11 जिनके हाथ में कमल रहेगा उनके नामों की घोषणा आज हो गई है। फिर एक बार उन सभी लोगों को बहुत बधाई, उनके क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई। वहीं एनडीए घटक दल आजसू के बोकारो विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि एनडीए गठबंधन झारखंड में 14 लोकसभा की पूरी सीट जीते ऐसा हमारा लक्ष्य है और जहां गिरिडीह से हमारी उम्मीदवारी की बात है तो थोड़ा इंतजार आवश्यक है और आजसू एनडीए का पार्ट है और रहेगी और चुनाव भी सम्मिलित रूप से लड़ेगी। देखिए कोई सस्पेंस नहीं है पार्टी न गठबंधन के अंदर कोई सस्पेंस है और न पार्टी के अंदर कोई सस्पेंस है। गठबंधन में शामिल दल भी बैठ कर तय करेंगे और पार्टी भी बैठ के तय करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग का लक्ष्य है कि मिशन 2024 के पार्ट 1 में हम लोग 14 का 14 सीट एनडीए झारखंड से जीतेगी। थोड़ा सा भी इसका जवाब देने में थोड़ा सा इंतज़ार करना है, लेकिन ये बात तय है कि एनडीए का पार्ट आजसू है, एनडीए का पार्ट रहेगी और आजसू भी चुनाव लड़ेगी। हमारे संस्थापक की 150वीं जयंती पर हम कल्पना करते हैं एक टेक संचालित कल सभी के लिए, जो कि हमारे कर्मचारियों को सशक्ति, हमारे उपभोक्ताओं को बेहतरीन अनुभव एवं हमारी धरती को सुरक्षा देती है। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सदन के अंदर बजट सत्र की कार्रवाई की सार्थकता कितनी रही या फिर बजट को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष की ओर से कितनी चर्चा की गई, ये धरातल पर जनता के हित के लिए किए गए कार्यों से दिखेगा। उक्त बातें विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने कही। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के अनिश्चितकालीन स्थगित होने के बाद इस विषय पर विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि झारखंड विधानसभा बजट सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चला। विधायक को माननीय सदस्यों ने काफी सहयोग किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष या निर्दलीय सदस्यों ने इसमें पूरी तरह से भाग लिया और विपक्ष के सदस्यों का सुझाव सरकार को दिया गया। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, शुरू में भी शायद आपने हमें एक सवाल किया था कि 17 हंगामेदार, आप में से कई आदमी ने भी हमसे सवाल किया और हम आपको आश्वस्त किए थे कि किसी भी कीमत में ये जो सदन है आखिरी बजट सत्र जो है ये हंगामेदार नहीं है। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, ऐसे तो सदन में थोड़ा बहुत कहासुनी होता ही है, पक्ष विपक्ष का तो टकराहट होता ही है, क्योंकि विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्ति सदन के अंदर में उपस्थित रहते हैं। वो अत्यंत सामान्य है, वैसा कोई भी स्थिति नहीं है तो सदन के अंदर किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो जाए। और मैं समझता हूँ कि इसको हम कह सकते हैं कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मान्य तमाम सदस्य, पक्ष के हो विपक्ष के हो बड़े दल के हो, जिसकी सदस्य संख्या कम है उस दल के हो, बजट में भरपूर भाग लें और उनका जो सुझाव है सरकार को भी अपना सुझाव दिए और सरकार भी अपना जो फोकस है, जो काम करने का सरकार का इच्छा है यहाँ के जनताओं के प्रति,
उन तमाम विषयों को भी सदन के अंदर में काम किया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पंचम झारखंड विधानसभा का अंतिम बजट सत्र था और इस बजट का आकार भी बड़ा है। जब इस बजट को धरातल पर लाया जाएगा तब उसकी सुखद अनुभूति जनता के बीच होगी। जनता के मूलभूत सुविधा, रोटी, कपड़ा और मकान को लेकर लगातार योजनाओं से कार्य किए जा रहे हैं। ये जो है पंचम झारखंड विधानसभा का अंतिम बजट था और इस बजट का में आकार भी बड़ा है और ये बजट यहाँ के जनमानस की आकांक्षा को जहाँ तक आपने मैनिफेस्टो की बात बताए, आप अगर उठाकर देख लीजिएगा कांग्रेस का या झारखंड मुक्ति मोर्चा एक नहीं ढेर सारी जो है मैनिफेस्टो हम लोग पूरी कर चुके हैं और जनता जो है हमारे काम का मैंने खुश है। इसलिए अब मुझे लगता है कि ये बजट जब हम धरातल पर लेकर जाएंगे तो लोगों को अच्छा महसूस होगा। उसका उदाहरण हम देना चाह रहे हैं आपके बीच में कि जनता क्या चाहता है। रोटी, कपड़ा और मकान। हम रोटी के लिए जो भी छूटा हुआ है, अभी अनाज नहीं मिल रहा है, उसको ग्रीन कार्ड से हम उसको जो है सामग्री देने की काम करें। ग्रीन कार्ड बनाएंगे 5 लाख। जो आवास हम लगातार देने की बात करें, 3 फर्स्ट चरण में हम 2 लाख दिए, इस बार 4.5 लाख देने की जा रहे हैं। उसी तरह हम लोग धोती कपड़ा को बांटते हैं, तो मूलभूत जो सुविधा है जो चाहते हैं वो देने की काम किए। और इधर राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट चौक तक ईवीएम हटाओ देश बचाओ के बैनर तले विरोध मार्च निकाला गया। इस विरोध मार्च में शामिल लोग भारतीय तिरंगा लेकर एवं ईवीएम का प्रारूप को लेकर निकले। प्रारूप ईवीएम को अल्बर्ट चौक के पास लोगों ने जलाया। ईवीएम हटाओ देश बचाओ बैनर के नेता ने कहा कि हम सब विभिन्न समुदाय के लोग मिलकर ईवीएम से चुनाव के विरोध में हैं, क्योंकि इससे चुनाव में निष्पक्षता नहीं दिखती और मतदान में कई खामियां भी दिखाई पड़ती हैं। इस कारण हम सब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हैं और इस मांग को लेकर आने वाले समय में और भी आंदोलन किया जाएगा ताकि लोकतंत्र का सही इस्तेमाल हो। आज हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, आदिवासी, मूलवासी, चाहे सभी समाज के लोग आज आए हुए हैं ईवीएम के खिलाफ, क्योंकि देख रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मौलिक अधिकारों का हत्या हो रही है। जो ईवीएम बनाया है जापान, वहाँ पर बैलेट पेपर से होता है। एक आदमी कैंडिडेट खड़ा होता है, उसकी एक भी वोट नहीं मिलता है, उसकी उम्मीदवारी के भी वोट नहीं मिलता है, और एक तरफ देश में कही जाती है कि हम 400 से पार कर रहे हैं। क्या बगमजानी है? तब लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के अभियान के तक हम लोग चाहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि बैलेट पेपर से हो, सिर्फ बीजेपी छोड़ करके। इसलिए दूध का दूध, पानी का पानी होने के लिए लोकतंत्र का तगाजा है। लोकतंत्र को साबित करने के लिए आपको बैलेट पेपर से करना चाहिए, क्योंकि आदमी इस पर शक कर रहा है और आज तक जो है बीजेपी के लोग इस पर जो है कभी संज्ञान नहीं ले रही है। इसलिए आज हम लोग ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे और आने वाला समय में इसको राज्यव्यापी जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे, ताकि देश में सभी जमात, सभी समाज का लोग लोकतंत्र में रहे, वोट दे और वोट का सही जो है उसको इस्तेमाल हो और लोकतंत्र जीवित रहे। इसी को लेकर के आज प्रदर्शन करने के लिए हम आए थे। दुमका में हुए गैंगरेप मामले को लेकर सांसद गीता कोड़ा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना के लिए सीधे राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरा झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश शर्मसार हुआ है। गीता कोड़ा ने कहा है कि झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में जनता की सुरक्षा की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। एक विदेशी महिला पर्यटक को राज्य सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि राज्य की जनता की हालत क्या होगी। उन्होंने इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना का दुमका क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार का गढ़ है। इस परिवार के लोग सत्ता में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक रहते हैं। अगर वहां ही कानून व्यवस्था लचर है तो पूरे राज्य में आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। दुमका में आए दिन अपराध होते हैं, वहां बच्चे, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दुमका में विदेशी महिला के साथ हुए गैंगरेप से पूरे विश्व में देश की छवि धूमिल हुई है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि इस मामले की त्वरित
तहकीकात कर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इस तरह की घटना को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और वे भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो वे सड़क पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। देखिए, ये जो घटना हुई है ये शुक्रवार रात की घटना है। आज लोगों के सामने ये आया है तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। एक विदेशी पर्यटक जो देश भ्रमण के लिए निकले हैं और उनके साथ में इस तरह का झारखंड में हो जाना, ये विशेषकर झारखंड के लिए बहुत ही शर्म की बात है और इसके लिए कड़ा विरोध भी हम दर्ज करते हैं सरकार के प्रति, क्योंकि ये घटना जो हुई है ये दुमका क्षेत्र में हुई है, जो संथाल परगना, और ये लगातार इस तरह की वहाँ घटनाएं हो रही है। वहाँ की महिलाएं, बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। इससे पहले भी एक घटना हुई जिसमें एक पहाड़िन जो आदिवासी बच्ची थी उसको कई टुकड़ों में काटकर फेंका गया। दुमका का मामला हो जिसमें घर में आके बच्ची को जला दिया गया। तो इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही है और ये सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। न जेएमएम कर सकती है, ना ही कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि वो क्षेत्र जेएमएम के वहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, इसलिए भी सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। जब ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ से जब मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और उस क्षेत्र में ये घटना होना, ये बहुत दुखद है। ये इसको खुद केंद्र सरकार ने भी संज्ञान में लिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। एक विदेशी महिला जो भारत भ्रमण पर आई है और उसके साथ में इस तरह की घटना होना, तो ये झारखंड को तो शर्मसार करता ही है और इस पर जरूर संज्ञान लेकर के कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। On our founder's 185th birth anniversary, we are envisioning a tech-enabled tomorrow for all, which will empower our employees, create value for our customers, and protect our planet. और सांसद गीता कोड़ा ने भाजपा द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें सिंहभूम सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जिस आशा और विश्वास के साथ उन्हें सिंहभूम लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया है, उस विश्वास पर वो खरी उतरेंगी और सिंहभूम लोकसभा सीट में जीत दर्ज कर भाजपा के 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेंगी। कोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है। इसी सोच को लेकर वे सिंहभूम सीट से जीत दर्ज करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब जनता को घर उज्ज्वला योजना दी, आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया और ऐसी कई योजनाओं से देश की जनता को बड़ी बड़ी सौगात दी जो कभी गरीब जनता के लिए सिर्फ एक सपना था। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे सिंहभूम सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं और पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के मार्ग को प्रशस्त करते हुए देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए चुनाव मैदान में है। भाजपा के द्वारा टिकट की घोषणा होते ही सांसद गीता कोड़ा आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में उनके मुकाबले में सिंहभूम में कोई नहीं है। इस बार उनकी जीत का अंतर 2 लाख वोट से भी ज्यादा होगा। बता दें कि सांसद गीता कोड़ा कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी और उनके भाजपा में शामिल होने के कुछ ही दिन बाद भाजपा ने उन्हें सिंहभूम सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में गीता कोड़ा ने कांग्रेस के टिकट पर सिंहभूम सीट से चुनाव लड़ा था। उनके प्रतिद्वंदी के रूप में भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुआ चुनाव लड़े थे। सांसद गीता कोड़ा ने उस समय मोदी लहर के बावजूद तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को लोकसभा चुनाव में भारी मतों से हराया था और गीता कोड़ा कांग्रेस की एकमात्र झारखंड की सांसद बनकर राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गीता कोड़ा सिंहभूम संसदीय सीट की कितनी बड़ी प्रबल दावेदार है, जिस पर भाजपा ने इस बार दांव खेल दिया है।
और रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर पश्चिम भारत में बना हुआ है उसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक पूरे झारखंड में हल्की बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात होने की संभावना व्यक्त की जाती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि 3 मार्च को झारखंड के उत्तर पश्चिमी इलाके पलामू, गढ़वा, लातेहार में ओलावृष्टि एवं शेष झारखंड के भागों में हल्की बारिश, गर्जन एवं वज्रपात की संभावना है। वहीं 4 मार्च को कमी आते हुए झारखंड में कहीं कहीं पर गर्जन एवं वज्रपात की स्थिति बनती दिखेगी। 5 मार्च को राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भाग में गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। 4 तारीख को इसमें थोड़ी सी कमी आएगी और जो झारखंड में आपको कहीं कहीं पे सिर्फ गर्जन और वज्रपात की स्थिति बनती हुई दिखेगी। 5 तारीख को थोड़ा सा आपको राज्य के जो दक्षिणी भाग हैं और उससे सटे हुए जो मध्य भाग हैं वहाँ पर आपको गर्जन के साथ में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने मुख्य रूप से 3 मार्च के लिए चेतावनी व्यक्त की है कि पश्चिमी एवं उससे सटे मध्य भाग में गर्जन एवं वज्रपात के साथ हवा के झोंके 30 से 40 किलोमीटर, संभवतः 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थंडरस्टॉर्म के समय चल सकती है। वहीं 4 मार्च को भी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग देखने को मिल सकती है। जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में जो बना हुआ है उसका आंशिक असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। उसका इंड्यूस्ड इफेक्ट के कारण आपको 3 सुबह में अर्ली मॉर्निंग 3 तारीख और 2 तारीख देर रात में ही से ही थोड़ा सा बादल आने लगेंगे और हल्के बारिश की संभावना जताई जा रही है। और जो मेन एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा वो 3 तारीख को देखने को मिलेगा, जहाँ की उत्तर पश्चिम इलाकों में पलामू, गढ़वा, लातेहार इन इलाकों में आपको ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। शेष झारखंड के अन्य भागों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ में आपको गर्जन और वज्रपात की भी स्थिति बनती हुई देखने को मिलेगी। हमारे संस्थापक की 150वीं जयंती पर हम कल्पना करते हैं एक टेक संचालित कल सभी के लिए, जो कि हमारे कर्मचारियों को सशक्ति, हमारे उपभोक्ताओं को बेहतरीन अनुभव एवं हमारी धरती को सुरक्षा देती है। जमशेदजी नसरवानजी टाटा के जन्म दिवस को संस्थापक दिवस की तरह मनाया जाता है। जमशेदजी नसरवानजी टाटा की 150वीं जयंती इस बार मनाई जा रही है। वहीं जमशेदपुर में टाटा स्टील परिसर में रविवार को आयोजित JN टाटा की जयंती समारोह में समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन के साथ टाटा समूह के सभी अधिकारियों, यूनियन के अधिकारियों और सभी विभागों की ओर से टाटा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। टाटा स्टील के अंदर कई विभागों के द्वारा रैली निकाली गई और कतारबद्ध होकर आ रही झांकी आकर्षण का केंद्र रही। उसके बाद परंपरा के अनुसार चेयरमैन ने बिस्टरपुर स्थित पोस्टल पार्क से शहरवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में टाटा समूह के चेयरपर्सन N चंद्रशेखरन ने शहरवासियों एवं कर्मचारियों को संस्थापक दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि आज का दिन टाटा समूह के लिए प्रेरणादायक और मार्मिक दिन होता है। आज हम अपने संस्थापक के सपनों को साकार करने और वैश्विक चुनौतियों के बीच खुद को स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में US और चाइना से मिल रहे चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि हम मजबूती के साथ वैश्विक बाजार में बने हुए हैं। इसके पीछे हमारी गुणवत्ता और प्रतिबद्धता है। स्टील उत्पादन के साथ समूह तेजी से एनर्जी की तरफ व्यवसाय को फोकस कर रही है। उन्होंने बताया कि स्टील उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन होता है। ग्रीन एनर्जी के जरिए इसमें कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक वैश्विक चुनौती है, मगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिबद्धता से इसे हासिल करने में लगे हैं। उन्होंने बताया कि समूह वर्तमान में 22 मिलियन टन स्टील उत्पादन कर रहा है। जल्द ही 30 मिलियन टन स्टील उत्पादन शुरू होगा। साथ ही अगले 10 वर्षों के भीतर समूह ने 40 मिलियन टन स्टील उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर टाटा समूह का मंदिर है। यहाँ हम अपने संस्थापक की पूजा करने आते हैं और यहीं से वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने का प्रण लेकर जाते हैं। इसमें शहरवासियों का हमें प्यार मिलता है। उन्होंने शहरवासियों के प्रति अभिवादन किया। शुरू हुआ यह समूह आज 16 लोगों से ज्यादा बुलेट राइडर्स का समूह है। इनका उद्घोष है वी राइड विथ पर्पस, अर्थात उद्देश्य के साथ राइड करना। न केवल भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश तक राइड कर
इन्होंने यातायात नियम एवं सड़क सुरक्षा का पालन करने का संदेश जनमानस तक पहुंचाया है। उनके पीछे है जैप की प्लाटून। सभी दूसरी झांकी व्यापारी हित और जनहित के कार्यों की सराहना। चैम्बर में कुछ 11 पदाधिकारी हैं, जिनमें वर्तमान में अध्यक्ष श्री विजय आनंद मुनका हैं। देवी और सज्जनों, प्लीज ताली से इनका स्वागत करें। ये सभी समूह समाज के विभिन्न वर्गों में और जमशेदपुर के डेवलपमेंट में राष्ट्रगान सोसाइटी वर्ष 1920 में शुरू हुआ और 1927 में रामकृष्ण मिशन जमशेदपुर द्वारा 16 स्कूल, 5 हाई स्कूल, 2 लड़कियां विजेता रहा है। जायसवाल समाज ने अभी तक जो भी संदेश दिया है उसमें कई काम हुए हैं, जैसे शहर में फ्लाईओवर, हरित हाइड्रोजन प्लांट, तो अब भारत की 6 भाषाओं में शास्त्रीय भाषा माना जाता है। अच्छे शिक्षित बच्चों को हमारे स्कूल द्वारा सांस्कृतिक और विशिष्ट रूप से अब सेंटर स्टेज में आ रहे हैं मारवाड़ी युवा मंच स्किल सिटी। देवियों और सज्जनों, इस जीवन लाइव जोश में आपका स्वागत है, जहां हमें लोगों और भविष्य के लिए पॉजिटिविटी विषय पर एक Tata Steel family, citizens and friends from Jamshedpur media. It is always a very, very special moment to visit Jamshedpur on our Founders Day. It's a pretty emotional day for all of us because it reminds us the basics and the purpose for which this group was set up. So, visiting here every year is like, if I may say so, visiting a temple. So I am always looking forward to being here, and I cherish the time I spend here. I'll share a few thoughts. I think we are globally fortunate to be in the position we are in as a country, also as Tata Group. As you all know, the world is kind of going through a lot of geopolitical movements. Jobs in these new industries and participate for their own personal well-being and growth. Tata Steel has a very important challenge in energy transition. From foreign or our own country या कोई कंसल्टेंट्स आते हैं तो यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ देख के वो दंग रह जाते हैं। ना सिर्फ विजिटर्स, हमारे शहर के निवासी भी हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ से बहुत गर्व करते हैं। और हमारा जो एनुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्वे होता है, जो थर्ड पार्टी द्वारा होता है, उसमें हर बार की तरह इस बार भी हमारे सिटीजन्स ने यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ की तारीफ की है। और ये तारीफ लार्जली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और म्यूनिसिपल सर्विसेज उच्च कोटि की हैं। हमारी बिजली सप्लाई हो, उसकी क्वालिटी हो, उसकी अवेलेबिलिटी हो, उसकी टैरिफ हो, या पानी का सप्लाई हो, उसका क्वालिटी हो, उसका एडिक्वेसी हो, स्वच्छता हो, ग्रीन कवर हो, या फ्री स्पेसेस, ओपन स्पेसेस जहाँ लोग जाके शाम को या दिन में कभी भी बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हो। ये सारी चीज़ों में हमारा शहर बहुत अच्छा है और यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। और इधर सरायकेला जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में स्वीप कार्यक्रम चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम में और बेहतर रूप से वोटरों को जोड़ने के लिए आई एम वेरीफाइड वोटर अभियान 4 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा।
इस अभियान को लेकर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उपायुक्त ने कार्यक्रम के संबंध में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा है कि आई वेरीफाइड वोटर अभियान के तहत सभी मतदान केंद्रों में शिविर लगाई जाएगी, जिसमें वोटरों से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वोटर मतदान केंद्र में अपना नाम दर्ज है या नहीं, इसकी जानकारी ले पाएंगे। एपिक कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि है तो इसका भी शिविर के माध्यम से निराकरण कर पाएंगे। जिले के सभी मतदान केंद्र में BLO एवं BLO पर्यवेक्षक उपस्थित रहेंगे और वोटरों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इस अभियान को बेहतर रूप से मॉनिटरिंग के लिए जिले के सभी वरीय पदाधिकारी मतदान केंद्र का भ्रमण भी करेंगे। 4 मार्च से इस कैंपेन के अंतर्गत विशेष रूप से सभी मतदाताओं को मतदाता सूची में उनका नाम कहाँ दर्ज है तथा एपिक कार्ड के संबंध में अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान किया जाना है, ताकि मतदान के दिन किसी को किसी प्रकार की कठिनाई अपने मत का प्रयोग करने में ना आए। इस क्रम में हमारे BLO सुपरवाइज़र और जो सभी पदाधिकारी हैं ये लोग भी बूथ पर रहेंगे, बूथ पर भ्रमण करेंगे और जो वोटर लिस्ट है उसके साथ रहेंगे, ताकि जो मतदाता आएंगे उनको ये दिखलाया जा सके कि मतदाता सूची में उनका नाम कहाँ है और अगर उनके किसी प्रकार के ग्रीवांसेस हैं तो उनको दूर किया जा सके। On our founder's 185th birth anniversary, we are envisioning a tech-enabled tomorrow for all, which will empower our employees, create value for our customers, and protect our planet. वहीं घाटशिला के पुलडुंगरी बस स्टैंड में मानकी मुंडा संघ पूर्वी सिंहभूम ने पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम एवं उप निदेशक संदीप दुबे का पुतला दहन किया। पंचायती राज विभाग द्वारा क्षेत्रीय द्वितीय पेशा एक्ट सुदृढ़ीकरण व क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मानकी मुंडा समाज के स्वशासन व्यवस्था प्रमुखों को नहीं बुलाया गया। इसका मानकी मुंडा संघ पूर्वी सिंहभूम ने विरोध जताते हुए पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम एवं उप निदेशक संदीप दुबे का पुतला दहन किया। शनिवार को संघ के अध्यक्ष मानकी रोशन पूर्ति के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। मौके पर नारेबाजी भी की गई। विरोध के बाद घाटशिला के SDO को मंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। रोशन पूर्ति ने कहा कि सम्मेलन में माझी परगना महाल व्यवस्था के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, लेकिन मुंडा, मानकी, पड़हा, राजा, डोकलो, सोहर आदि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के प्रमुखों को नहीं बुलाया गया। कहा कि आदिवासी जनजातीय समाज के सभी स्वशासन व्यवस्था के प्रमुखों को बुलाकर सम्मेलन का पुनः आयोजन किया जाए। मौके पर दुर्गा प्रसाद सिंह मुंडा, शुभांकर सिंह भूमिज, त्रिभुवन जामुदा आदि उपस्थित थे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।